हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम ग्रोथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड ग्रोथ यानी संतुलित और असंतुलित विकास सिद्धांत क्या कहता है ये बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये आपके यूपीएससी, यूजीसी नेट और पीजीटी सभी एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, संतुलित विकास यानी कि बैलेंस्ड हमारा क्या होता है। इसका अर्थ होता है कि जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो भी हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था हैं के विभिन्न अंगों को एक साथ विकसित करना चाहिए। यानी कि अर्थव्यवस्था में जो भी हमारे सेक्टर हैं उन सब में एक साथ हमें विकास करना चाहिए ताकि विकास प्रक्रिया में कठिनाई उत्पन्न ना हो। जैसे कि कृषि है, उद्योग है, परिवहन है, एक समान विकास होना चाहिए। देखिए दे जैसे कि देखिए, लुईस कहते हैं विकास कार्यक्रमों में अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों को एक साथ विकसित करना चाहिए, जैसे कि उद्योग एवं कृषि तथा घरेलू उत्पादन और निर्यात के लिए उत्पादन में उचित संतुलन स्थापित किया जा सके। इसके समर्थक कौन कौन हैं? जैसे एडम स्मिथ है, नर्क्से हैं, लुईस हैं, फ्रेडरिक लिस्ट हैं, रोजेस्टिन रोडान हैं, हार्वे लिविस्टिन हैं, ये सब हैं। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहला है कि संतुलित विकास का अर्थ है एक साथ सभी उद्योगों में विनियोग यानी निवेश करना है। यानी जितने भी हमारे उद्योग हैं सब में एक साथ निवेश कीजिए। दूसरा है, ये सिद्धांत बहुमुखी विकास के सिद्धांत की धारणा पर आधारित है। यानी सब तरफ विकास होना चाहिए। संतुलित विकास में कृषि और उद्योगों में संतुलन करा जाता है। ठीक है। संतुलित विकास पूरक उद्योगों का विकास करके बाजार को विस्तृत करता है। मतलब संतुलित विकास जो होता है पूरक उद्योग में, पूरक उद्योग कौन से होते हैं? जैसे कि हमने डेवलपमेंट करा है, सभी जगह करा है। जैसे हम एक उद्योग कर रहे हैं तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जो उसको सामान प्रोवाइड करते हैं, उनका भी डेवलपमेंट हो जाता है। संतुलित विकास में पूंजी का सुव्यवस्थित उपयोग आवश्यक है। अब देखिए, इसके सिद्धांत क्या हैं। सबसे पहला देखिए, हमारे रोजेस्टिन रोडान ने दिया है, जिन्होंने बिग पुश थ्योरी दी है। रोडान ने अर्ध विकसित देशों के विकास के लिए संतुलित विकास का समर्थन किया है। वे एक बड़े धक्के यानी कि बिग पुश की बात करते हैं, जिससे बाहरी बचतें प्राप्त होती हैं और इसके कारण उद्योगों में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है। बढ़ता प्रतिफल क्या होता है कि जैसे कि जो भी हमारे इनपुट लगाए जाते हैं उससे बढ़ता हुआ हमें आउटपुट मिलता है। और देखिए, लुईस क्या कहते हैं, संतुलित विकास के कारण सभी क्षेत्रों की तुलनात्मक कीमतों में समानता बनी रहती है तथा सभी क्षेत्रों का विकास होता रहता है तथा उद्योगों, कृषि, घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन और निर्यातों के लिए उत्पादन में संतुलन बना रहता है। उसके बाद देखिए, वैगनर नर्क्से क्या कह रहे हैं। वैगनर नर्क्से कह रहे हैं, निर्धनता के दुष्चक्र को तोड़कर आर्थिक प्रगति के लक्ष्य को संतुलित विकास द्वारा निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहला है मांग की पूरकता। उन्होंने बताया है कि एक साथ कई उद्योगों में पूंजी लगाने से अनेक पूरक परियोजना में लगे व्यक्ति एक दूसरे के ग्राहक बन जाते हैं। है ना। जैसे ये एक उद्योग हमारा चल रहा है तो वहाँ पे से जो हमारा मार्केट आ रहा है निकल के, तो दूसरे उसके ग्राहक बन जाते हैं। जैसे कि देश की समस्त पूंजी जूता उद्योग में लगा दी जाती है तो उद्योग के श्रमिक अपनी संपूर्ण आय को जूतों पर खर्च नहीं करते, बल्कि अन्य आवश्यक वस्तुओं की मांग करते हैं। परंतु यदि अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी पूंजी लगाएगी तो ये मांग पूरी हो जाएगी। जैसे जूता उद्योग में जो भी श्रमिक काम करते हैं वो केवल जूते ही नहीं पहनते, लेकिन उनको आय तो मिल रही है तो उस आय को वो और जगह खर्च करते हैं। देखिए, बाजार का विस्तार यानी हमारा मार्केट एक्सपेंड होता है, मौद्रिक प्रसार होता है, विक्रय, कला, व्यापार नियंत्रण और या विज्ञापन से आर्थिक अर्थसंरचना का विकास करके बाजार का भी विस्तार किया जा सकता है। घरेलू और विदेशी व्यापार में संतुलन, जो एक देश की सीमा के भीतर किया जाता है वो घरेलू होता है और जो उससे बाहर किया जाता है वो विदेशी व्यापार रहता है। जब विभिन्न क्षेत्रों में विनियोग किया जाता है तो इससे एक ओर तो उत्पादन और रोजगार बढ़ने से आयात को बढ़ावा मिलता है और दूसरी तरफ उद्योग की पूरकता और विविधता के कारण निर्यात जो है वो बढ़ने लगते हैं। बाहरी बचतें, देखिए बाहरी बचतें क्या होती हैं। बाहरी बचतें वे होती हैं जो नए उद्योगों की स्थापना और वर्तमान उद्योगों के विस्तार के कारण अन्य उद्योगों को प्राप्त होती हैं, जिससे बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है और वस्तु की मांग बढ़ती है और लागत कम होती है। देखिए, बचत का मतलब क्या होता है? जब हम
बड़े बड़े उद्योग लगाते हैं तो उनके साथ जैसे छोटे छोटे काम भी हैं वो हो जाते हैं, जबकि अगर हम कोई छोटा काम भी करना चाहते हैं तो उसमें भी उतना ही खर्च होता है। मान लीजिए हम एक छोटा सा व्यापार करते हैं तो उसमें भी हमें सब कुछ सेटअप चाहिए होता है, और वही अगर हम बड़े लेवल पे कर लेते हैं तो उसके साथ हम और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। अब इसके देखिए बेनिफिट क्या क्या हैं। मितव्ययिताओं की यानी इकोनॉमीज़ मिलती हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर हमारा अच्छा रहता है। जैसे ये होता है ना, ये जो व्यक्ति जो काम कर सकता है वो ही कर पाता है, वरना डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होता तो एक ही व्यक्ति को सारे काम करने पड़ते हैं और फिर वो कुशल नहीं हो पाते हैं। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषि और उद्योग का संतुलित विकास होता है। रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती है। मूल्य स्थिरता होती है। सामाजिक लाभ में वृद्धि होती है। संतुलित विदेशी व्यापार होता है। विनियोग प्रेरणाओं में वृद्धि होती है। तो ये हमारा संतुलित विकास था। अब देखिए असंतुलित विकास क्या होता है, अनबैलेंस्ड। ये इस बात पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का विकास एक साथ नहीं किया जा सकता, बल्कि निवेश को किन्हीं चुने हुए क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाता है। इसके समर्थक हैं देखिए हमारे हर्षमैन, रोस्टोव, सिंगर, मार्क्स, फ्लेमिंग, बॉयरामी, रूजीना, शोहान, किंडलबर्गर और सब इकोनॉमिक्स। देखिए हर्षमैन ने जो अपनी असंतुलित विकास की व्याख्या दी है उसमें क्या बताया है। इन्होंने ये बुक दी है स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें बताया है कि अर्थव्यवस्था को सुनिश्चित रूप से असंतुलित बनाना ही आर्थिक विकास का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि अर्धविकसित राष्ट्रों में वित्त व कौशल इत्यादि की कमी रहती है। इसलिए कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों या क्षेत्रों को ये पर्याप्त प्रोत्साहन प्राप्त करने का सुझाव देते हैं, जिससे धीरे धीरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा श्रृंखलाबद्ध तरीके से आर्थिक विकास होता है, क्योंकि सीमित साधनों का सभी जगह प्रयोग करने से उचित लाभ नहीं होता है। इसको हम साधारण भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए केवल हमारे पास 100 रुपये हैं। अब वो 100 रुपये हम कहाँ कहाँ खर्च करें। अगर हम 100 रुपये को 10 जगह लगा देते हैं तो केवल 10-10 रुपये आएंगे। लेकिन अगर वो 100 रुपये कहीं एक ही जगह लग जाते हैं तो हो सकता है उसका विस्तार होने से उनको भी, जो बाकी उद्योग हैं जो उसके पूरक होते हैं, जो इससे उनको लाभ मिलता है, जो उनको सामान प्रोवाइड करते हैं, उनका भी लाभ हो सकता है। तो हर्षमैन जो है प्रारंभिक विनियोजन को 2 संबंधित क्रियाओं में विभाजित करते हैं। देखिए पहला है एसओसी यानी सोशल ओवरहेड कैपिटल, सामाजिक उपरिव्यय पूंजी। जैसे एसओसी में वे क्रियाएं होती हैं जिन पर अन्य औद्योगिक क्रियाएं निर्भर रहती हैं, जैसे सड़कें, सिंचाई, जल विद्युत, परिवहन, प्रशासन आदि। यदि एसओसी को बढ़ाया जाएगा तो इसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाओं में भी निजी विनियोग को प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे सस्ती बिजली हो गई तो लघु और कुटीर उद्योगों का विकास होगा। सिंचाई सुविधाएं हमारी अच्छी हो गई तो कृषि और उद्योग का उचित विकास होगा। अगर परिवहन का, ट्रांसपोर्टेशन का विस्तार हो जाएगा तो नवीन उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि आने जाने में आसानी होती है। तो इन सब में विनियोग के कारण अन्य उत्पादक क्रियाओं में भी विनियोग अधिक हो जाता है और अर्थव्यवस्था का विकास होने लगता है। ठीक है। दूसरा है डीपीए, डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटी, प्रत्यक्ष उत्पादक क्रियाएं। डीपीए से अर्थ होता है निर्माण उद्योग के विस्तार से। जब सरकार पहले से ही डीपीए में विनियोग करती है तो एसओसी सुविधाओं के अभाव में उत्पादन की लागतें बढ़ जाती हैं, जिसके कारण सरकार को राजनीतिक दबावों और अन्य कारणों से एसओसी में भी विनियोग करना पड़ता है। इसीलिए डीपीए द्वारा निर्मित असंतुलन थी विकास के अभावों को माध्यम से डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट विया शॉर्टेज, अग्रगामी और अधोगामी संबंध, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज। हर्षमैन बताते हैं कि असंतुलित विकास का प्रमुख आधार उद्योगों के अर्धगामी और अधोगामी संबंध है। ये कहते हैं हमारा उद्देश्य पहले उन उद्योगों का पता लगाना होना चाहिए जिनका संयुक्त संबंध प्रभाव, अग्रगामी संबंध प्रभाव और अधोगामी संबंध प्रभाव अधिकतम हो, जैसे लोहा और इस्पात उद्योग। जैसे देखिए डायग्राम दे रखा है, एक्स अक्ष पर हमने डीपीए में इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है और वाई अक्ष पर हमने एसओसी में इन्वेस्टमेंट लिया गया है। और हमारे ए बी सी डी जो हैं आइसो प्रोडक्ट कर्व हैं यानी समोत्पाद वक्र हैं। और जो हमारा प्रत्येक वक्र है डीपीए और एसओसी की विविध मात्राओं को प्रकट कर रहा है। इसीलिए जैसे जैसे हम ऊंचे वक्र पर पहुंचते जाते हैं तो राष्ट्रीय आय की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। और जो ये हमारी 45 अंश की रेखा है ये डीपीए को बताती है और एसओसी की संतुलित वृद्धि को प्रकट करती है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते जाते हैं हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ती जाती है।
जब पहले हम एसओसी को बढ़ाते हैं तो हमारा चलता है AA1, BB2, CC2, D। और DPA को पहले बढ़ाते हैं तो हमारा जो डॉटेड लाइन है वो चलती हैं AB1, BC1, CD1 और D1। तो ऐसे एसओसी में विनियोग ऐसे असंतुलनों की कड़ियों को बढ़ावा देती है जो आर्थिक विकास का प्रेरक होती है। अब देखिए इसके बेनिफिट क्या हैं। इससे रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है और हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज यानी आधारभूत उद्योगों की स्थापना होती है। सहायक उद्योगों का विकास होता है और आधारिक संरचना का विकास होता है। तो देखिए ये हमारा संतुलित और व्यवहारिक सिद्धांत भी है। साधनों का अनुकूलतम उपयोग होता है। तो देखिए ये हमारा असंतुलित और संतुलित विकास की थ्योरी थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।